कनेक्टर द्वारा एक छोर से जुड़े दो कंडक्टर होते हैं। तो ये जो होते हैं आपका टर्न्स होते हैं। क्या होते हैं? टर्न्स। पोल पिच का सूत्र क्या होता है? तो पोल पिच का सूत्र जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है स्लॉट्सों की संख्या बटा पोलों की संख्या। देखिए दोस्तों, एसी जनित्र का एक भाग जो कुंडली से बाह्य परिपथ तक विद्युत धारा को पारित करता है वह क्या है? तो वह है ब्रश। 50 हर्ट्ज 4000 वोल्टेज वाला एक आवर्तित अल्टरनेटर सबसे अधिक संभव गति से चलेगा यदि ध्रुवों के लिए बाउंड किया गया हो। ध्रुवों के लिए क्या बाउंड किया गया हो? तो दो ध्रुव इसके लिए बाउंड किया गया हो। स्विच गियर उपकरण में निम्नलिखित में से कौन स्विच के प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? कौन नहीं करता है? तो ये है आपका 55 के ए। 55 का क्या हो जाएगा? ए धातु कंडक्टर स्विच। धातु कंडक्टर स्विच हो जाएगा। यही 56 में क्या कह रहा है देखिएगा, विद्युत चुंबकीय आकर्षण रिले कि डैश के गुण से संचालित होता है जो विद्युत चुंबक के ध्रुवों की ओर आकर्षित होता है या एक सोलेनाइड में कर्षित को हो रहा होता है। तो ये हो जाएगा आपका आर्मेचर। डैश एक विद्युत यांत्रिक सुरक्षा उपकरण है जो लघु पथ और अधिभार से विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। तो ये है आपका लघु परिपथ वियोजक। क्या है? लघु परिपथ वियोजक। रेलवे संकर्षण में यहाँ कह रहा है कि रेलवे संकर्षण में सामान्यतः प्रयुक्त परिपथ वियोजक क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, वायु ब्रेक परिपथ वियोजक। तरंग कुंडलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तरंग कुंडलन में तो औसत पिच समपूर्णांक होना चाहिए। डिस्ट धारा मशीन में परगामी कुंडली के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपका 60 का कौन सा विकल्प इसका सही है। तो इसका विकल्प सही है YB ग्रेटर देन YF से। कौन सा उपकरण कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए, कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिक धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय धारा प्रभाव पर कौन कार्य करता है? तो यह है टोस्टर। क्या है? टोस्टर। तापक का आवश्यक घटक एक विद्युत तत्व है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 220 वोल्ट पर 10 ओम प्रतिरोध के साथ टोस्टर द्वारा कितनी धारा का कर्षण होगा? कितनी धारा का कर्षण होगा? तो ये हो जाएगा आपका 62 का ऑप्शन नंबर ए 22 होगा। क्या होगा? 22 होगा। डैश सभी स्थानों में सभी दिशाओं में मोमबत्ती की शक्तियाँ का औसत मूल्य है। क्या है औसत मूल्य? तो ये गोलाकार कैंडल पावर औसत मूल्य है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिदीप्त घनत्व के कोसाइन नियम को परिभाषित करता है? तो कोसाइन नियम को कौन प्रभावित करता है? तो E बराबर ED² cos θ। एक सोलर पैनल में मॉड्यूल इंगित करता है। एक सोलर पैनल में इसका 64 का क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिदीप्त घनत्व को कोसाइन नियम को परिभाषित करता है? तो ये कहता है E बराबर I/D² cos θ। एक सोलर पैनल में मॉड्यूल इंगित करता है। मॉड्यूल इंगित कौन करता है? तो ये सोलर सेल श्रेणी के समानांतर क्रम व्यवस्था में। निम्नलिखित में से कौन ठोस ईंधन नहीं है? कौन ठोस ईंधन नहीं है? तो ये कोलतार जो है ठोस ईंधन नहीं है। मितोपयोजक यानी कि इकाइनोमाइजर का प्रयोग किसकी दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो किसकी दक्षता बढ़ाने के लिए? तो बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए। शक्ति षड्यंत्र कह रहा है कि शक्ति षड्यंत्र में धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्थापित यंत्र क्या होता है? स्थापित यंत्र क्या होता है?
तो देखेंगे ये यंत्र क्या है। तो ये यंत्र जो होता है आपका 68 का, ये स्थिर वैद्युत निष्पादक सिंगल फेज संधारित्र। सिंगल फेज संधारित्र स्टार्टर मोटर में अब केंद्रीय स्विच किससे जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टिंग कुंडलन के श्रृंखला के साथ। 70 में कह रहा है एकल फेज संधारित्र स्टार्ट मोटर में संधारित्र किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए कि मोटर उसी दिशा में चलती रहे? तो उसी दिशा में चलती रहे यानी कि ऑप्शन नंबर बी, रोकने वाला। क्या होगा? रोकने वाला। तीन फेज मोटर के प्रचालन का सिद्धांत बहुत कुछ निम्नलिखित के समान है। क्या निम्नलिखित के समान है? तो ये लघु पथित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर। प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार क्या होता है? प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार जो होता है क्या होता है? तो ये होता है खोखला बेलन। क्या होता है? खोखला बेलन। डबल स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में बाहरी केज की छड़ें किस धातु की बनी होती है? किस धातु की बनी होती है? तो ये जो होती है बनी होती है 73 के पीतल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग क्या होना चाहिए? तो चुंबकीय प्रवाह का मार्ग निम्न अनिच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निम्न अनिच्छा। निम्नलिखित में से किस परिणामित्र का आकार अधिकतम होगा? कौन सा परिणामित्र है जिसका आकार जो है अधिकतम होगा? तो 1 kVA 25 हर्ट्ज का। कह रहा है कि 100 वोल्ट एसी सप्लाई से 800 प्राथमिक चक्र और 200 द्वितीयक चक्र वाले ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की जाती है। तो वोल्ट प्रति चक्र ज्ञात कीजिए। तो वोल्ट प्रति चक्र क्या हो जाएगा? तो 0.125 हो जाएगा। हिस्टैरिसीस हानि को उस कोर के लिए एक सामग्री का चयन करके कम किया जा सकता है। तो हिस्टैरिसीस हानि को कैसे कम किया जा सकता है? तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको कम हिस्टैरिसीस गुणांक पर, कम हिस्टैरिसीस गुणांक पर यदि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी क्वाइल्स के लिए ओसी और एसी टेस्ट हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? तो ये है ओसी परीक्षण के लिए कम वोल्टेज और एसी परीक्षण के लिए उच्च वोल्टेज। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में शेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स क्या होता है? तो ये होता है कम। सिंगल फेज कनेक्शन के लिए कौन सी वोल्टेज लाइन 230 वोल्ट से अधिक नहीं होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, निम्न। HVDC ट्रांसमिशन में प्रयोग न किया जाने वाला अवयव क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सोलर PV। निम्नलिखित में से किस प्रकार का मापदंड AC ट्रांसमिशन लाइन में पाया जाता है लेकिन DC ट्रांसमिशन लाइन में नहीं पाया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, आवेश और सर्ज। क्वेश्चन नंबर 83 हम लोग देखेंगे। जब किसी सब स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने न्यूट्रल अर्थ पिट्स होते हैं? तो ये होते हैं 3। एक शॉर्ट सर्किट वाली ट्रांसमिशन लाइन के लिए परावर्तन गुणांक क्या होना चाहिए? तो परावर्तक गुणांक जो है -1 होना चाहिए। मृदा के उपचार द्वारा भू संक्रमण प्रतिरोध में सुधार के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर हेक्साफ्लोराइड द्वारा। नेक्स्ट है G1 तार क्या है? तो G1 तार जो है आपका क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, जंग मुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर स्वयं शुरू होने वाली मोटर नहीं है और इसके रोटर को घुमाने के लिए एक प्राइम मूवर की आवश्यकता
होती है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, सिंक्रोनस मोटर। तुल्यकालिक संधारित्र होता है। तुल्यकालिक संधारित्र क्या होता है? तो ये होता है एक अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर। निम्नलिखित में से एक वेक्टर राशि कौन है? वेक्टर राशि है, कौन है वेक्टर राशि? तो यह है विद्युत क्षेत्र। 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को मोड़कर एक वृत्त के किसी भी व्यास के 2 बिंदु के मध्य प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रभावी प्रतिरोध हो जाएगा 2.5। थ्री फेज सिस्टम निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। थ्री फेज सिस्टम में निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? तो दोहरा भू संक्रमण का। डीसी सप्लाई क्या जनरेट करती है? डीसी सप्लाई जो है मेरे प्यारे साथियों, ये अप्लाई करती है स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। स्वतेजित डीसी जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता है। क्या है आवश्यकता इसकी? तो वोल्टेज निर्माण में। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे जनरेटर का पहचान करें कि ये कौन सा जनरेटर है। तो ये जनरेटर जो है सीरीज जनरेटर है। डीसी मोटर के मामले में मुख्य फ्लक्स होता है। क्या होता है? मुख्य फ्लक्स होता है। तो ये मुख्य फ्लक्स जो होता है आपका अस्थायी चुंबक द्वारा निर्मित फ्लक्स। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर्स आमतौर पर कम हॉर्स पावर के अनुप्रयोगों पर पाया जाता है? तो ये होता है आपका 96 का ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी चुंबक डीसी मोटर में। आर्मेचर की प्रतिक्रिया एवं संतृप्त नगण्य मानते हुए डीसी सीरीज मोटर के स्पीड टॉर्क अभिलक्षण की आवृत्ति क्या होगी? तो ये होगी आपका अति परवलय। असमान ईएमएफ 2 बैटरियों को क्या कहते हैं? असमान ईएमएफ वाली 2 बैटरियों को केवल श्रेणी में ही लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के यंत्रों का कार्य मापी जाने वाली धारावाहक कुंडली में आयरन वैन के आकर्षण पर निर्भर करता है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, मूविंग आयरन यंत्र पे। नेक्स्ट कह रहा है कि एक ताप द्वीप्त लैंप की अपेक्षित सक्रियता अवधि कितनी है? तो इसकी सक्रियता अवधि जो होती है 1000 घंटे होती है। तो इसी के साथ आज का ये आपका सेट समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेट में। सेट नंबर पूर्ति के लिए बनाया गया है। इसका हर्ट्ज 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर वाली आपूर्ति संयोजित करने पर क्या घटित होगा? तो क्या घटित होगा? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 51 का ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित चाल की 6/5 भाग से चलेगी। सिंक्रोनस मोटर कार्य नहीं करता है किस सिद्धांत पे सिंक्रोनस मोटर कार्य नहीं करता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये जो है आकृति गुणांक के आधार पर। किताबों की इंटरशीथ ग्रेडिंग में डैश पैरा वैद्युत का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सजातीय। किसका? सजातीय का। आप कोरोना प्रभाव कैसे कम कर सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि कंडक्टर और एसआर कंडक्टर के प्रयोग के बीच उचित अंतराल करके। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। 500 केवीए से ऊपर की रेटिंग के ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? 500 ऊपर के केवीए के ट्रांसफार्मर को कहा जाता है वितरण ट्रांसफार्मर। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 5 केवी डीसी मशीन के लिए आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध का लगभग मान क्या होना चाहिए? तो लगभग मान जो होता है ये 5 केवी डीसी के लिए 0.15 ओम होना चाहिए। 0.0515 ओम होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। सिमेरिक रिंग का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है? सिमेरिक रिंग का
सिरेमिक रिंग का। तो किस रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवरोधक के रूप में। किस रूप में? अवरोधक के रूप में। केंद्रीय तापाक तंतु, तापाक तंतु की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध क्या होता है? तो ये होता है आपका आधा। प्रतिरोध द्विक परिवर्तन में कॉपर ब्रशों को तुलनात्मक रूप से कार्बन ब्रशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। किसमें प्रतिस्थापित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, निम्न और उच्च में। यदि एक सुचालक 2 सेकेंड में फ्लक्स 2 वेबर काटता है तो इसे 50 चक्कर होते हैं, तो कंडक्टर को प्रेरित ईएमएफ क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 वोल्ट हो जाएगा। दिष्ट धारा मोटर में गति नियंत्रण के वर्ड लियोनार्ड प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? तो ये मुख्य लाभ क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो ये है, यह एक सुगम, संवेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण प्रदान करता है। विद्युत जल तापक संयोजक के बिल के बीच आईएस के अनुसार विद्युत प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 0.0 किलो ओम। प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई क्या है? प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई जो है मेरे दोस्तों ओम है। डैश शक्ति निर्धारित रेटिंग वाले दिष्ट धारा मोटर को नियंत्रित करने के लिए आधा तरंग परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है, अर्ध तरंग परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 400 वाट से कम के लिए। केंद्रीय विद्युद्वाहक बल पैदा होगा अगर कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम होगा। आरएमएस मान और औसत मान क्या है? तो आरएमएस मान जो है ये फॉर्म गुणांक होता है। किस तरह की डीसी मशीन ध्रुवों में विशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 67 का क्या हो जाएगा? 67 का हो जाएगा डी, अस्थाई चुंबक वाला जनरेटर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण इंसुलेटिंग पदार्थ में नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों? तो कौन नहीं होना चाहिए? तो ये है उच्च जल अवशोषक। क्या नहीं होना चाहिए? उच्च जल अवशोषक। एक ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता जो होती है ये लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ बढ़ती है। निम्नलिखित में से प्रतिकर्षण मोटर की कमी नहीं है। निम्नलिखित में से प्रतिकर्षण मोटर की कमी नहीं है। तो परिकर्षण मोटर की कमी किस में नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च पावर फैक्टर में। एक पृथकारी ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात क्या होता है? एक पृथकारी ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात क्या होता है? तो ये होता है 71 का ए 1.1 होता है। एक डिस्टकारी परिपथ में फिल्टर संधारित्र का कार्य निम्नलिखित में से किससे कम करना होता है? तो ये होता है तरंग से। निम्नलिखित में से किसके श्रेणी जनरेटर का प्रयोग होता है? किसके श्रेणी जनरेटर का प्रयोग होता है? तो ये होता है बूस्टर का। आर्क लैंप की दक्षता क्या होती है? आर्क लैंप की दक्षता जो होती है 20 ल्यूमेन पर वाट। 4 पावर अल्टरनेटर को 500 आरपीएम पर घुमाया जाता है तो विद्युत वाहक बल का अवधि काल क्या होता है? तो इसका अवधि काल जो होता है 20 मिली सेकेंड हो जाता है। इतना हो जाता है 20 मिली सेकेंड। निम्नलिखित में किन बातों पर डीसी मोटर का बल आघूर्ण निर्भर करता है? किस बातों पर निर्भर करता है? तो ये जो करता है आपका 76 का क्या होगा? 76 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे सस्ती है? तो ये है आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। 50 हर्ट्ज के एक चक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टेज में
200 वोल्ट का आरएमएस मान क्या होगा? 200 वोल्ट का आरएमएस मान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक 3 फेज 8 पोल इंडक्शन मोटर में 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज से आपूर्ति की जाती है। यदि स्लिप 4% हो तो रोटर की गति क्या होगी? तो रोटर की गति निकालने के लिए 720 आरपीएम की आवश्यकता होगी। एक कुंडली 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति के साथ संयोजित है। यदि परिपथ की परिबाधा 10 ओम है तो परिपथ होने वाली धारा होगी क्या होगी? तो ये 10 ओम ही होगी। पृष्ठ से दूरी डी पर रखे प्रकाश स्रोत के कारण पृष्ठ पर दीप्ति में परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित होता है? तो ये 1/d²। सेतु मापन में तापमान नियंत्रण की आवश्यकता होती है। सेतु मापन में तापमान नियंत्रण की आवश्यकता होती है क्योंकि तापमान की भिन्नता के कारण में अंतर आता है। किस में अंतर आता है? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध में अंतर आ जाता है। विकसित देश में किसी जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम वोल्टेज कितना होता है? तो अधिकतम वोल्टेज जो होता है 33 kV होता है। कह रहा है कि डैश 2 या 2 से अधिक तारों के साथ जोड़ने की एक विधि है जिसमें वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोड़। निम्नलिखित में से कौन से प्लॉट की उत्पादन की अवधि अधिक होती है? तो ये होती है बड़ा जल संयंत्र। केबल का प्रतिबाधा प्रतिरोध क्या होता है? केबल का प्रतिबाधा प्रतिरोध जो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी 50 ओम होता है। डीसी मशीन में हिस्टैरिसीस हानि किससे कम करने पर निर्भर करती है? तो ये होता है हवा के प्रवाह की दर से। पवन ऊर्जा डैश का उपयोग करके प्रयोग में लाई जाती है। पवन ऊर्जा किसका उपयोग करके? तो ये टरबाइन जनरेटर का उपयोग करके। किसका उपयोग करके? टरबाइन जनरेटर का। दिष्ट धारा शंट मोटर के लिए गति नियंत्रण की प्रतिरोधक विधि है। आर्मेचर प्रवर्तक का उपयोग विधि को बनाता है। क्या बनाता है? तो ये जो है तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त। निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य श्रेणी है जिसके लिए विद्युत केबल को वाणिज्यिक दृष्टि से बनाया जाता है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 230/400 वोल्ट। सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई 2 स्थितियों की आवश्यकता होती है। आर्मेचर को चलाने के लिए बिजली विभाग की आपूर्ति की एसी स्रोत और ऑप्शन नंबर ए फील्ड को उत्तेजित करने के लिए डीसी स्रोत। आगे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, तुल्यकालिक मोटर क्या है? तो ये तुल्यकालिक मोटर जो है आपका अस्वचालित मोटर है। अस्वचालित मोटर है। सामान्य वोल्टेज पर शॉर्ट सर्किट करेंट का 4 गुना और लोड स्लिप 3% है। तो फुले लोड टॉर्क के 1/4 भाग स्क्वायरल केज मोटर स्टार्ट करने के लिए अपेक्षित ऑटो की ट्रांसफार्मर में आवश्यक प्रतिशत ट्रैपिंग कितनी होगी? तो कितनी होगी? तो ये हो जाएगी आपका 72%। ताम्र हानि किस पर नगण्य होता है? तो ताम्र हानि जो होता है नो लोड पर नगण्य हो जाएगा। गैर धारा वाहक सेटअप और कंडक्टर के लिए अर्थिंग करने को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? तो ये होता है उपकरण अर्थिंग। विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवण प्रक्रिया से यह साबित होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? तो ये है ज्वारकीय है। यदि कोई धारा वामवर्ती दिशा में प्रभावित हो तो नज़दीकी ध्रुव की ध्रुवता क्या होगी? तो नज़दीकी ध्रुव की ध्रुवता जो हो जाएगी आपकी दक्षिणी
ध्रुव हो जाएगी। कह रहा है कि 98 में कह रहा है कि एक प्लांट की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है, तो प्लांट की क्षमता 30 मेगावाट हो तो प्लांट की रिजर्व क्षमता क्या होगी, तो ये होगी 10 मेगावाट हो जाएगी। वह उत्पादन केंद्र जिसमें उच्च निवेश लागत एवं निम्न परिचालनीय लागत आती है प्रायः किस रूप में प्रचलित होती है, तो ये जो होती है बेस लोड स्टेशन के रूप में। तुल्यकालिक मोटरें आमतौर से निम्नलिखित पर प्रचलित होती है, किस पर प्रचलित होती है, तो यह है केवल लोड धारा करंट होता है। दो क्रमागत फेरों के बीच का दूसरा दूरी को क्या कहा जाता है, दो क्रमागत फेरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो उसको जो है कुंडली अंतराल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, कुंडली अंतराल उसको हम लोग कह सकते हैं। निम्न में से किस मशीन में आर्मेचर कुंडलन सेंटर पर और क्षेत्र कुंडलन घूर्णक पर आरोपित होती है, तो ये होती है आपका प्रत्यावर्तित। अल्टरनेटर में स्टेटर फ्रेम का कार्य क्या है, अल्टरनेटर में स्टेटर फ्रेम का कार्य जो है ऑप्शन नंबर बी है, आर्मेचर वाइंडिंगों को लोड करना। एक आदर्श परिपथ विच्छेदक को प्रदान करना चाहिए, क्या प्रदान करना चाहिए, तो क्रमशः रुकावट से पहले और बाद में शून्य और अत्यंत प्रतिबाधा। तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प परिपथ विच्छेदक की श्रेणी में व्यक्त नहीं करता है, तो कौन, तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड सर्किट ब्रेकर। एक न्यूनतम तेल परिपथ वियोजक में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग चाप मध्य शीतन माध्यम और पराविद्युत माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी पैरावैद्युत तेल। एयर ब्लास्ट परिपथ क्या होता है, एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक में किस प्रकार की वायु प्रयुक्त होती है, तो ये होती है आपका ऑप्शन नंबर बी आर्द्रता मुक्त वायु। पावर इलेक्ट्रॉनिक शब्दावली में एसीआर का विस्तार क्या है, तो एसीआर का विस्तार है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। नेक्स्ट देखेंगे ओसा का पूर्ण रूप क्या है, तो ओसा का पूर्ण रूप है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। दिया हुआ चित्र निम्नलिखित में से किसका चित्र है, ये चित्र जो है आपका किसका है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी विद्युत झटके का खतरा है। ल्यूमिनियस ऊर्जा प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, तो उसे जो है हम लोग कहते हैं ल्यूमिनियस फ्लक्स कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है, तो किसी वस्तु पर 90% रोशनी पड़ती है। आईएस के अनुसार घरेलू वायरिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली तारों की वोल्टेज ग्रेडिंग क्या है, तो ये जो है आपका 1100 वोल्ट। क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर अक्ष किस अपरंपात बिजली संयंत्र के प्रकार हैं, तो ये जो है आपका पवन चक्की। पवन टरबाइन प्रणाली द्वारा मेरे प्यारे साथियों, पवन टरबाइन प्रणाली द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति किस प्रकृति की होती है, तो ये जो है एसी प्रकृति की होती है। निम्नलिखित में से कौन ज्वारीय ऊर्जा का एक लाभ है, कौन ज्वारीय ऊर्जा का एक लाभ है मेरे प्यारे साथियों, तो देखेंगे यहाँ ज्वारीय ऊर्जा का एक लाभ है, तो उस लाभ का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सस्ता और कुशल। सर्ज टैंक की सुरक्षा के लिए होता है, सर्ज टैंक किसकी सुरक्षा के लिए होता है, तो ये होता है पेनेस्ट्रॉन। वाणिज्यिक सौर पर सिंगल फेज मोटर निम्नलिखित में से अश्व शक्ति तक की बनाई जाती है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी 2 HP। प्रतिरोध प्रारंभ मोटर की शुरुआत के दौरान अपकेंद्रीय स्विच क्या करता है जब मोटर गति नहीं पकड़ती है, तो जब मोटर गति नहीं पकड़ती है तो यह प्रारंभ घुमावों को बंद एवं संयोजित कर देता है।
निम्नलिखित में से कौन सी मोटर वॉशिंग मशीन में अत्यधिक उपयोग की जाने वाली मोटर है? तो वॉशिंग मशीन में कौन सा मोटर किया जाता है? तो कैपेसिटर, स्टार्ट, स्क्विरल केज, प्रेरण मोटर। 200 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज सिग्नल वाइंडिंग एकल फेज प्रेरण मोटर में 97% तुल्यकालिक गति से चलता है तो सरपन एस का मान क्या होगा? तो एस का मान जो हो जाएगा 0.03। 3 फेज प्रेरण मोटर का प्रारंभ में स्लिप माना होता है। क्या माना होता है? तो ये होता है 1। 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर फ्रीक्वेंसी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये होती है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टेटर फ्रीक्वेंसी एक्स क्लिप पे। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। क्या होता है? इंसुलेशन प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ पे इंसुलेशन प्रतिरोध जो है इसका होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनंत। यहाँ पे ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है फैराडे के नियम। करे कि 75 केवीए एकल फेज ट्रांसफार्मर के अधिक पर 250 चक्कर और द्वितीयक पर 40 चक्कर है। प्राथमिक को 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा गया है तो द्वितीय के वोल्टेज और करंट क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, 240 140 एम्पियर्स। ट्रांसफार्मर में नियत हानियाँ क्या होती है? ट्रांसफार्मर में नियत हानियाँ जो होती है ऑप्शन नंबर सी, एडी करंट हानि एवं हिस्टेरिसिस हानि दोनों। परिणामित्र में घर्षण और वायु घर्षण हानियाँ होती है। किसके कारण? तो ये 0 होती है। अब ये दोस्तों कह रहा है यहाँ पे कि परिणामित्र में प्रत्यक्ष लोडिंग परीक्षण में ज्ञात करने के लिए परिणामित्र को निर्धारित घंटों के लिए इसकी निर्धारित धारिता के लिए लोड किया जाता है। क्या लोड किया जाता है? तो तापमान में वृद्धि। एचसीआर एक थर्मिस्टर है जो एक चादर परतदार ठोस स्थित उपकरण है जिसमें टर्न ऑन विशेषताएं होती है जो बाहरी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। तो वह है ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेज या करंट। 3 फेज प्रणाली के मामले में जबकि 3 रेखाओं के बीच धाराओं का विस्तार लगातार बदल रहा हो फिर भी किसी भी क्षण तीनों धाराओं के तुल्यकालिक मानों का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? तो ये 0 होना चाहिए। 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होती है तो ये है आपका डेल्टा। नीचे दिए गए आरेख में 10 ओम प्रतिरोधक पर वोल्ट तापात क्या होता है? तो ये होगा, क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 45 वोल्ट होगा। ओम का नियम अर्थात लॉ किस लिए लागू होता है? तो ओम का नियम जो होता है ये ऑप्शन नंबर ए, एक स्थिर सुचालक धातु पर। अर्थिंग के लक्षण क्या है? तो अर्थिंग के लक्षण जो है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी जो है अर्थिंग के लक्षण हैं। गति प्रेरित ईएमएफ उत्पादित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होती है आपका आवश्यकता 1, 2 और 3 तीनों की। एक शेपर टेली एक्साइटेड जनरेटर क्षेत्र वाइंडिंग कैसे जुड़े होते हैं? ये कैसे जुड़े होते हैं? तो ये जो है जुड़े होते हैं आपका स्रोत के साथ श्रृंखला में। सीरीज यानी कि जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि उनके टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाते हैं? विद्युत भार में परिवर्तन के साथ बदल जाता है। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? तो इसका बैक ईएमएफ जो होता है इन सभी पर निर्भर करता है, पोल संख्या पर, फ्लक्स प्रतिरोध पर, आर्मेचर कुंडलों की संख्या पर। निम्नलिखित में से किससे जुड़े स्वयं में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित ईएमएफ को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है हम लोग स्व प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। श्रेणी मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है इसकी क्षेत्र वाइंडिंग में कम संख्याओं के मोटे तार होते हैं, ये सत्य है।
एडिशन क्रू लैंप होल्डर किस वाट के क्षमता वाले लैंप अनुशासित होते हैं? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए 200 वाट से 300 वाट से कम। सोलर पैनल लगाने के दौरान सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सोलर पैनल लगाने के दौरान सबसे पहले जो है आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले बिजली बिल का विश्लेषण करना चाहिए। कह रहा है कि समरसीबल पंपों में किस प्रकार के वायरिंग तारों का उपयोग किया जाता है? समरसीबल क्या होता है? धरती के अंदर ही मोटर को भी फिट कर दिया जाता है। तो इसमें जो है पीवीसी कॉपर वायरिंग वायर। यदि एक प्रतिरोधक से वोल्टता को आधार कर दिया जाता है तथा प्रतिरोधक मान को दुगुना कर दिया जाता है तो प्रतिरोधक में अधिक्षयित शक्ति क्या होती है? मूल मान के 8 में से 1। कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है? तो साधारण और आसान विधि है ऑप्शन नंबर डी मुंह से मुंह वाली विधि। उच्च वोल्टता वाले केबलों में रोधन हेतु साधारणतया प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? तो ये होता है पीवीसी। मूविंग क्वाइल उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी डैम्पिंग विविधता सामान्य होती है? तो कौन सी? तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी एडी करेंट डैम्पिंग। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीसी पर एसी का मान्य लाभ नहीं है? डीसी पर एसी का ये हो जाता है ऊपर स्तर प्रभाव नगण्य। तो इसी के साथ मेरे प्यारे साथियों आज का ये सेट ख़त्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे सेट को देखा इसको, और आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटा है तो आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो कौन सी जानकारी आपको होना आवश्यक है? तो यहाँ पे देखेंगे 51 का बी पोलो की संख्या एवं फेज का संयोजन। एक सोलेनाइड 2 कुंडलियों का प्रयोग करता है। एक सोलेनाइड 2 कुंडलियों का प्रयोग करता है तो इनकी वाइडिंग क्या कहलाती है? तो इनकी वाइडिंग जो है आपका पुश इन पुल आउट कहलाती है। अल्टरनेट द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टता का तरंग रूप क्या होता है? तो तरंग रूप जो होता है इसका ऑप्शन नंबर डी साइनोसुसाइडल वेव होता है। नेक्स्ट है अल्टरनेटर की आवृत्ति को अनियंत्रित किया जा सकता है। अनियंत्रित किया जा सकता है, इसके माध्यम से अनियंत्रित किया जा सकता है। तो ये जो होता है आपका उपयुक्त सभी प्राइम मूवर की गति पर पोल की संख्या पर एक्साइटर द्वारा। अति भारण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु इस रिले का प्रयोग किया जाता है। तो वह रिले कौन है? तो तापीय रिले। वायल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग वायल के लिए किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इंसुलेटिंग वायर किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आर्क क्यूचिंग माध्यम जैसा। एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजन का उपयोग। एयर ब्लास्ट पथ का वियोजन डैश से अधिक वोल्टता के लिए किया जाता है। तो ये 132 kV। विद्युत परिपथों में फ्यूज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कथन जब तार के निर्धारित मान से अधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज को पिघल जाना चाहिए। किसी भी डिस्ट धारा मशीन की सक्रिय कुंडली का परिवेष्टन किसमें किया जाता है? तो ये ध्रुवों के चारों ओर किया जाता है। आर्मेचर कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है सिलिकॉन स्टील। आगे देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में उच्चतम वोल्टेज और धारा रेटिंग होती है जो शक्ति परिवर्तन बड़ी रेटिंग में प्रयुक्त की जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एसी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति विद्युत कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है? तो कौन सी पद्धति? तो सर्किट स्विच को बंद किए बिना फ्यूज बदलना। विद्युत आघात के पश्चात सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए?
विद्युत आघात से सबसे पहले जिस विद्युत स्रोत से संपर्क छूटे या सुनिश्चित करना चाहिए। लुमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई जो है कैंडेला है। स्वच्छ नए लैंप एवं फिटिंग वाली प्रतिदीप्त और कार्यशील स्थिति के अंतर्गत प्रतिदीप्त के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, अनुरक्षक गुणक। घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का आकलन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होती है वायरिंग चित्र और परिपथ चित्र की। भारतीय विद्युत आपूर्ति की जनित्र आवृत्ति कितना होती है? तो ये होती है 50 हर्ट्ज। निम्नलिखित में से क्या महासागरीय ऊर्जा का एक रूप नहीं है? कौन महासागरीय ऊर्जा का एक रूप नहीं है? तो ये है वाष्प ऊर्जा। कौन सा विद्युत संयंत्र दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है? तो कौन सा है जो पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है मेरे प्यारे साथियों? तो वह है हाइड्रो पावर संयंत्र वाले। किसी ताप विद्युत संयंत्र में सुपर हीटर की भूमिका क्या होती है? किसी ताप विद्युत संयंत्र में सुपर हीटर की भूमिका क्या होती है दोस्तों? तो ये होती है वाष्पित से निकलने वाली वाष्प की नमी को हटाना। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर निम्न में क्या होता है? तो पावर फैक्टर निम्न में बड़े चुंबकीय प्रवाह होता है। एकल कला प्रेरण मोटर में लगा हुआ घूर्णक किस प्रकार का होता है? तो ये स्क्विरल केज के जैसा होता है। इंडक्शन मोटर के संदर्भ में एक दूसरे से 90 डिग्री स्पेस डिग्री पर स्थापित दो समान वाइंडिंग पहला 2 पोल स्टेटर को किस में संदर्भित किया जाता है? तो ये 2 फेज आपूर्ति से। 3 फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, इसे स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। मैं एक रोटर कंडक्टर का वहन करने के लिए समानांतर खांचों वाली एक बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होती है जो तांबा एल्यूमिनियम या मिश्र धातु की भारी छड़ें होती है। इन खांचों के छोरों से छोरों को प्रविष्ट करने के बजाय प्रत्येक खांचे में एक छड़ रखी जाती है जब आधे बंद खांचों का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाता है आपका 75 का ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायरल केज मोटर में। यदि किसी मोटर की तुल्यकालिक गति 1000 आरपीएम है जबकि इसकी आपूर्ति इतना है तो पोल की संख्या, तो पोल की संख्या बताए थे एन एस बराबर 120 एफ यानी कि 50/P। तो ये क्या हो जाएगा 120 यहाँ पे 1000, तो ये कट जाएगा कितना बार में? 20 बार में ये कट जाएगा 6 बार में, यानी कि पोलों की संख्या हो जाएगा हमारा 6। ट्रांसफार्मर एक स्थिर क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्थिर शक्ति है। एक परिणामित्र के प्राथमिक और द्वितीयक परिवेष्टन में हमेशा होता है क्या होता है? तो एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। किसी परिणामित्र का प्रेरणिक प्रतिघात किस प्रचाल पर निर्भर करता है? तो ये करता है क्षरण अभिवाह के प्रचाल पर। आगे है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग 240 वोल्ट की आपूर्ति के साथ संयोजित है और प्राथमिक द्वितीयक घूर्णकों का अनुपात 1.4 है। तो द्वितीयक वोल्टेज कितना होगा? तो द्वितीयक वोल्टेज जो है आपका 960 वोल्ट होगा। एक ट्रांसफार्मर का आयरन क्षय 400 वाट है। यदि ट्रांसफार्मर के लोड को दोगुना कर दिया जाए तो आयरन क्षय कितना होगा? तो आयरन क्षय जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 400 वाट। लोड स्थिति को के अंतर्गत 2 समरूप ट्रांसफार्मरों की दक्षता को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? तो ये बैक टू बैक परीक्षण के द्वारा। किसके द्वारा? बैक टू बैक परीक्षण के द्वारा किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। आगे देखेंगे कि प्राथमिक संचरण प्रणाली में निम्नलिखित में से किस वोल्टता स्तर का प्रयोग नहीं किया जाता है?
तो ये नहीं किया जाता है, किसका नहीं किया जाता है, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 33 kV का। 84 का कह रहा है कि AC ट्रांसमिशन प्रणाली में DC ट्रांसमिशन प्रणाली की तुलना में कौन कुशल होता है, तो ये कुशल होता है कम। फीडर साइज मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है, तो फीडर साइज जो है मुख्य रूप से लोड करंट पर आधारित होते हैं। वितरण प्रणाली में लैंप का अस्थायी रूप से बुझ जाना अथवा उपकरण का खराब हो जाना, इस प्रकार की विफलताएं किस वजह से होती है, तो ये होती है उच्च वोल्टेज के वजह से। किस प्रकार के तापरोधक इंसुलेटर का उपयोग आमतौर पर केवल मध्य वोल्टता लाइन के कोने के ध्रुवों पर समापन के लिए किया जाता है, तो ये होता है साइकिल प्रकार के। ओवरहेड लाइनों में विद्युत रोधी सामग्री में फ्लैश के लिए किसका उच्च अनुपात होना चाहिए, तो ये होता है पंचर सामर्थ्य का। आईई नियम के अनुसार अगर भू संक्रमण पट्टी जस्तेदार इस्पात पदार्थ की हो तो नट और बोल्ट के होने चाहिए, क्या होने चाहिए, तो ये जस्ती इस्पात। भूमिगत किए गए भू संक्रमण इलेक्ट्रोड की प्रतिस्थापित प्रणाली से दूरी कितनी होनी चाहिए, तो ये 1.5 मीटर। एक त्रिफेज प्रणाली डैश कोण द्वारा त्रिफेजित वोल्टाई में विस्थापित की जाती है, तो ये है 120 डिग्री। 120 डिग्री। 3 चरण डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज V1 किसका गुना 4 वोल्टेज है, तो ये है फेज वोल्टेज के गुना। जब एक पैरा वैद्युत AC वोल्टेज के अधीन होता है तो पदार्थ विद्युत ऊर्जा आवेशित की जाती है, इस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो इस ऊर्जा को परावैद्युतिक धानी कहा जाता है। अगर एक परिमित धैर्य चालक का व्यास घटकर आधा होता है तो उसका प्रतिरोध कितना होता है, तो उसका प्रतिरोध जो है 4 गुना हो जाएगा। भू संक्रमण आर्थिक की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है, तो कौन सा एक कारण नहीं है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी, मृदा की प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए। आगे कह रहा है कि गतिशील रूप से प्रेरित EMF के सिद्धांत का उपयोग किसमें होता है, तो ये होता है जनरेटर्स में। किसमें होता है, तो जनरेटर में होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 97, किस तरह की DC मशीन ध्रुवों के अपशिष्ट चुंबकत्व के लिए आवश्यक है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अस्थायी चुंबक वाला जनरेटर। विद्युत रोधी वाहक बल EMF के लिए सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि 99 में 400 वोल्ट वाले एक DC शंट मोटर का आर्मेचर 0.6 ओम है और क्षेत्र प्रतिरोध 200 ओम है, तो 6 kVA का आउटपुट देते समय विद्युत रोधी वाहक बल निर्धारित करें, तो ये हो जाएगा इसका 391 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र क्या होता है, तो सबसे बड़ा छिद्र जो होता है अर्थिंग का होता है। तो आज का सेट जो है इसी के साथ समाप्त हुआ, मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। 50/4, 4 से ये कट जाएगा 30 बार में, तो ये हो जाएगा 5×1500। सिंक्रोनस गति के लगभग 75% गति पर अब केंद्रीय स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग को लाइन सप्लाई से अलग कर देता है, पर स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर निम्न में से किस पर चलती रहती है, तो ये जो है आपका रनिंग वाइंडिंग पर चलती रहती है। किसी एकल फेज मोटर की चरण दिशा को किसके द्वारा बदला जा सकता है, तो ये जो है चल या प्रारंभिक वाइंडिंग टर्मिनलों में बदलाव के साथ बदला जा सकता है। प्रेरण मोटर का स्टेटर किससे बनाया जाता है, तो प्रेरण मोटर का स्टेटर जो है
ये आपका बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? तो हमको लगता है कि ये बनाया जाता है सिलिकॉन इस्पात से। किससे? सिलिकॉन इस्पात से। प्रेरण मोटर में रोटर और स्टेटर बने होते हैं लेमिनेटेड कोर के। किसके बने होते हैं दोस्तों? लेमिनेटेड कोर के बने होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रेरण मोटर के लिए निर्धार पर स्लिप क्या होता है? तो निर्धार पर स्लिप जो होता है लेस देन 1% होता है, यानी कि 1% से भी कम होता है। एक सचल विद्युत ब्लोअर में सामान्यतः किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो ब्लोअर में जो है आपका धारित माइनस चल मोटर का प्रयोग किया जाता है। धारित चल मोटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों कि एक कला मोटर यानी कि एक फेज मोटर जिसकी घूर्णन दिशा का परिवर्तन संयोजन को बदल कर नहीं किया जा सकता वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? तो वह द्विसंधारित्र मोटर कहलाता है। शेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन किया जाता है। शेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन किया जाता है किस प्रकार से? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रोक की लंबाई के आधार पर। थ्री फेज 400 वोल्ट 10 HP पिंजरी मोटर के लिए फ्यूज की रेटिंग क्या है? तो फ्यूज की रेटिंग क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो फ्यूज की रेटिंग जो है 22.5 एम्पियर है। कथन स्लिप एस बराबर 0 का तात्पर्य क्या है? एस बराबर 0 का तात्पर्य है मोटर तुल्यकालिक गति पर चल रहा है। एक मोटर में कला वाली प्रीवेंटर बार बार ट्रिप होती है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका कारण है निम्न आपूर्ति वोल्टता, यानी कि वोल्ट जो है इसका कम होता है। ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का क्या कार्य है? ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का कार्य है दोस्तों वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना। वोल्टता अनुपात को भार के साथ नियंत्रित करना। पूर्ण भार पर 0.9 pH पर किसी परिणामित्र की वोल्टता नियमांक 5% है तो 0.9 pF अग्र के कुल भार हेतु निम्न में से क्या होगा? तो ये निम्न में से जो हो जाएगा कम या ऋणात्मक भी हो सकता है। किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? तो उसमें आपका होना चाहिए आपका रोटर इसके स्टेटर की तुल्यकालिक गति से घूर्णन करना चाहिए। तो दोस्तों ये अभी देखिए आगे देखना है कि एक तुल्यकालिक मोटर जो कि अग्र शक्ति गुणांक पर कार्य कर रही है एवं कोई यांत्रिक नहीं चला रही है तो उसे किससे जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है तुल्यकालिक कंडेंसर से। 67 कह रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को किस संकेत से सूचित किया जाता है? तो देखिए स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है उसे हम लोग ऑप्शन नंबर बी से सूचित करते हैं। किस लाभ के लिए केबल पर धात्विक कवच लगाए जाते हैं? तो धात्विक कवच लगाना अति आवश्यक है क्योंकि इसमें ऊष्मीय प्रतिरोध को कम करता है, कोरोना प्रभाव को कम करता है, वैद्युत स्थैतिक प्रतिबल से रक्षा करता है, इसीलिए ये लगाना जरूरी है। किस लाभ के लिए केबलों पर कवच लगाया जाता है? किस लाभ के लिए केबलों पर कवच लगाया जाता है? तो पता ही है आपको केबल पे कवच लगाना यानी कि ऊपर का जो कवर होता है वह लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है? तो वह नमी की सुरक्षा से लिए। अगर मोटर शाफ्ट पुली ढीली हो तो क्या होगा? तो जब पुली ढीला हो जाएगा तो मशीन आवाज़ करने लगेगी।
बढ़ते हुए भार के साथ डीसी शंट मोटर की गति में क्या होता है? तो डीसी शंट मोटर की गति मामूली सी थोड़ी सी कम हो जाती है। यदि किसी कॉइल का प्रतिरोध 4 ओम है और उसे गुजरने वाली धारा का मान 20 है तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न मान क्या होगा? तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न मान जो हो जाएगा वह क्या होगा? तो वह हो जाएगा 1600 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1600 वाट। कंप्यूटेशन के दौरान कुंडली में उत्पन्न स्व प्रेरित विद्युतवाहक बल को क्या कहते हैं? तो स्व प्रेरित विद्युतवाहक बल को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग कहते हैं कि रिएक्टेंस वोल्टेज। क्या कहते हैं? रिएक्टेंस वोल्टेज। वेस्टर्न कैडमियम सेल क्या है? तो वेस्टर्न कैडमियम सेल जो है क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो ये प्राथमिक सेल है। निम्न में कौन सा कार्य विद्युत बैटरी करती है? तो विद्युत बैटरी कौन सा कार्य करती है? तो विद्युत बैटरी का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। इलेक्ट्रिक प्रेशर किसके समान होता है? इलेक्ट्रिक प्रेशर ये विद्युत धारा के समान होता है। आगे कह रहा है कि समानांतर में संबंधित दो एक जैसे लैंप 240 स्रोत से लगे हैं तो प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज क्या होगा? तो प्रत्येक लैंप वोल्टेज क्या होगा? दोनों समानांतर में लगे हुए हैं तो दोनों पे एक ही वोल्टेज होगा, 240 वोल्ट ही होगा। यह कह रहा है कि एसी परिपथ में औसत शक्ति व्यय क्या होती है? तो एसी परिपथ में औसत जो शक्ति व्यय होती है वह क्या होती है? तो वह प्रतिरोध में होती है। किस में होती है? प्रतिरोध में होती है। क्या कारण है? 79 कर रहा है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए कह रहा है कि क्या कारण है कि ताप दीप्त लैंप में वायु रहित कांच के बल्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका किसके कारण? तो यह धारा का संवहन रोकता है, यह फिलामेंट पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकता है, यह विकिरण द्वारा तापमान को कम करने से तापमान को कम होने से रोकता है। यानी कि ये उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यह कह रहा है कि 230 वोल्ट रेटेड लैंप 1000 लक्स की प्रतिदीप्त देता है तो लैंप का पावर क्या होगा? एमएससीपी क्या होगा? तो ये लैंप का एमएससीपी जो होगा दोस्तों आपका 80 होगा। क्या होगा? 80 होगा। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर कुंडली लगाने का प्रयोजन क्या है? तो जो तुल्यकालिक मोटर होता है उसमें डैम्पर कुंडली लगा होता है तो उसका क्या प्रयोजन है, क्या कार्य है? तो उसका कार्य है रोटर के दोलनों को दबाना, आवश्यक स्टार्टिंग वाला घूर्ण को विकसित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बड़े मोटर जनरेटर सेट में एसी मोटर आमतौर पर होता है। क्या होता है एसी मोटर? तो ये एसी मोटर जो होता है ऑप्शन नंबर सी तुल्यकालिक मोटर होता है। नियम जो प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव उन्हें उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करता है वह निम्न में से क्या है? तो वह निम्न में से न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का प्रतिरोध करता है क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रतिस्तंभ। प्रतिस्तंभ। कह रहा है कि निम्न में से किसमें ध्वनि प्रदूषण फैलता है? ध्वनि प्रदूषण किससे फैलता है? तो ये ध्वनि प्रदूषण जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पवन ऊर्जा स्रोत से फैलता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जेनरेशन संयंत्र में क्या होता है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जेनरेशन संयंत्र में जो होता है आपके सामने है, देख लीजिए क्या होता है। तो ये होता है आपका परिचालन लागत कम होती है और आरंभिक लागत उच्च होती है।
हाई टेंशन संचरण लाइन के प्रारंभ में आमतौर पर प्रयोग होने वाला कनेक्शन का प्रकार क्या है? तो इसमें कनेक्शन का प्रकार है डेल्टा स्टार, ऑप्शन नंबर ए। यूटिलिटी पोल किसे सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यूटिलिटी तो ये होता है सिरो परिविद्युत लाइनों, फाइबर ऑप्टिकल केबलों और मार्ग प्रकाश की लाइटों को। पूर्ण भार पर 1500 आरपीएम की गति पर संचालित 200 वोल्ट डीसी श्रेणी मोटर 40 एम्पीयर की धारा देता है। इसका प्रतिरोध 0.1 ओम है। इसके संतृप्त है, तो इसके द्वारा परिवर्तन पर स्टैंड वाला गुण प्राप्त किया जाना वांछित है। तो आवश्यक प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आवश्यक प्रतिरोध जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा 4.9। निम्न में कौन सा डीसी मोटर की यांत्रिक दक्षता का सही व्यंजक है? तो कौन होगा? तो उपयोगी यांत्रिक शक्ति आउटपुट कुल विकसित यांत्रिक शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 91 कह रहा है कि निम्नलिखित मशीनों में से किसका उपयोग लकड़ी के रंधे, वृत्ताकार और एमजी सेट में किया जाता है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, डीसी शंट मोटर में। निम्नलिखित में से कौन सा जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है? तो ये होता है पृथक उत्तेजित जनित्र। किसी डीसी जनित्र में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होगी, क्या होगी? इंटरपोल की ध्रुवता क्या होगी? तो ये होगी ऑप्शन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान। डीसी जनरेटर के निम्न ब्रश घर्षण के गुणांक का अभिमान क्या होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 0.35। 95 कह रहा कि कोई डीसी शंट जनरेटर 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज पर भार को 15 एम्पीयर प्रदान करता है। तो शंट फील्ड प्रतिरोध 220 ओम है, तो आर्मेचर धारा क्या होगी? तो आर्मेचर धारा जो होगी ये आपका 95 का ऑप्शन नंबर डी 16 एम्पीयर होगी। आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि क्या है? तो अपनाई जाने वाली विधि जो है ऑप्शन नंबर डी है, ये तीनों, गौलर परीक्षण, श्रेणी टेस्ट लैंप विधि, वोल्टा पतन विधि, ये तीनों है। आर्मेचर रिवाइंडिंग कार्य में आपातकालीन परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी वर्निश का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी वर्निश का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, वायु से शुष्क होने वाली वर्निश। ACSR कंडक्टर को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके जोड़ा जा सकता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेशन स्लीव के। निम्न पदार्थों में किसमें सबसे कम प्रतिरोधकता होती है? तो सबसे कम प्रतिरोधकता किसमें होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी, तांबा में। कह रहा है कि निम्न में से कह रहा है कि बैलेट केबिल और एसएल केबिल में मुख्य अंतर यह है कि एसएल केबिल में होता है, एसएल केबिल में क्या होता है? प्रत्येक कोड पर धात्विक कवच होता है, तो ये होता है। तो इसी के साथ आज का ये 120वां सेट कंप्लीट की। अंतर्वेशन सुरक्षा की रेटिंग क्या है? तो ये सुरक्षा की रेटिंग जो है IP65 है। हाई वोल्टेज के ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है स्टील टावरों का। नेक्स्ट है स्लिप्ड फेज मोटर में मुख्य वाइंडिंग करंट IM सप्लाई वोल्टेज का लगभग कितना विलंबन करता है? तो ये कितना विलंबन करता है? तो ये होता है आपका 90 डिग्री। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत अपकेंद्रों पर धारा के प्रवाह की अवधि
और आयाम को परिमित करता है। तो ये है आपका त्वरित निरोधक। कह रहा है कि 250 वोल्ट 250 वोल्ट के 250 वोल्ट 10 के भी पृथक रूप से उत्तेजित जनरेटर में पूर्ण लोड पर प्रेरित विद्युत 255 है। तो आर्मेचर ब्रश ड्रॉप पर 2 वोल्ट 40 धारा की पर जनरेटर के प्रतिरोध की गणना करें। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे Eg बराबर आपका Eg बराबर VT प्लस IA प्लस ब्रूस ड्रॉप होता है। क्या होता है? ब्रूस ड्रॉप। तो देखिएगा Eg यहाँ पे आपका दिया हुआ है 255 बराबर 250 प्लस ये I का दिया है कितना, 40। तो 40 RA दिया है, प्लस में ब्रूस ड्रॉप कितना दिया है, ब्रूस ड्रॉप आपका यहाँ पे यदि आर्मेचर ब्रूस ड्रॉप प्रति ब्रश 2 वोल्ट हो, यानी कि ब्रूस ड्रॉप जो है आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ब्रूस ड्रॉप, तो इसका करेंगे कैलकुलेशन 255 यहाँ 40 RA बराबर हो जाएगा, इसको करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। तो RA बराबर 1/40, RA बराबर 1/40 होगा। तो धारा में पर जनरेटर के प्रतिरोध की गणना करना है, 1/40 A हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 0.25, यानी कि 0.25 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा आंसर जो है डी में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? डी में। हमारा आंसर जो है इसका डी में हो जाएगा। आगे है पश्च अंतराल बैक पिच शब्द आमतौर पर किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो ये जो है डीसी आर्मेचर के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे कह रहा है कि कुंडलित रैंप में मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम प्रकाश वोल्टता। आगे है शून्य भार पर प्रचलित होने से निम्नलिखित में से किस मोटर की गति अधिकतम होती है? तो किस मोटर की गति अधिकतम होगी? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका सीरीज मोटर, ऑप्शन नंबर ए सीरीज मोटर की देख रहे हैं। 9 में उच्च आवृत्ति पर एयरक्राफ्ट जनरेटर अल्टरनेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अमाप में कमी करने के लिए, 10 में देखेंगे कि एक ट्रांसफार्मर को पूरे दिन क्षमता निम्नलिखित में से किसके अनुपात द्वारा दर्शाई जाती है? तो ये एक दिन में किलोवाट घंटे आउटपुट तथा किलोवाट घंटे इनपुट के आधार पर। समान विद्युत के लिए डीसी संचरण लाइन की तुलना में एसी चालक लाइन में किस आकार के तार का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है छोटा। ट्रांसफार्मर के पूर्ण लोड पर 6400 और 5000 वाट है। आधे लोड पर ताम्र हानि कॉपर लॉस और लौह हानि कॉपर क्रमशः कितनी होगी? तो ये जो होगी आपका 1600 और 5000। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ता है। तो विद्युत प्रवाह का यह मार्ग क्या कहलाता है? 13 का सी श्रृंखला सर्किट। नेक्स्ट देखेंगे जनरेटर में डमी क्वाइल्स किस लिए प्रदान किए जाते हैं? तो जनरेटर में डमी क्वाइल्स जो है आपका ये रोटर को यांत्रिक रूप से संचालित करने के लिए किए जाते हैं। परिपथ को बंद या
वियोजित करने के लिए प्रयुक्त एक घटक को क्या कहा जाता है? प्रयुक्त घटक को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे प्रयुक्त घटक को स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विच कहते हैं। विद्युत जनित्र के मामले में विद्युत जनित्र के मामले में डैश इसकी परिधि पर खांचे होते हैं और वायुनालिकाएं आर्मेचर से होकर वायु का प्रवाह होने देती है, जो शीतलन उद्देश्य को पूरा करती है। तो इसका हो जाएगा आर्मेचर कोर। सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती है। सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती है क्योंकि वह स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। भारत में डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें सामान्य तौर पर किसका प्रयोग करती है? तो भारत में डिस्ट्रीब्यूटर लाइनें सामान्य तौर पर आरसीसी पोल्स का प्रयोग करती हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में तो यहाँ पे सिंगल फेज मोटर का सेल्फ स्टार्टिंग होता है, यह गलत है। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे दोस्तों, डैश एक एक्साइटेशन अल्टरनेटर में रोटर के रूप में कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा? आर्मेचर। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक होने पर ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाएगा? तो ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाएगा। डायक के मामले में अनप्रयुक्त वोल्टेज अवघात वोल्टेज मान से अधिक हो जाए तो लीकेज धारा का कीर्तिमान जो है बढ़ जाता है। एक 250/300 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कोर में अधिकतम प्रवाह करना तो 1.2 WB मीटर स्क्वायर है। तो यदि EMF टर्न 8 वोल्ट है तो इसकी प्राइमरी क्या होगी? तो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न की संख्या क्या होगी? तो ये होगी आपका ऑप्शन नंबर डी। पूर्ण भार और शिखर भार के अनुपात को क्या कहते हैं? पूर्ण भार और शिखर भार के अनुपात को विविधता गुणक कहते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर में 3 फेज स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर होते हैं। दिष्ट धारा मोटर में ध्रुवों की संख्या क्या होती है? तो दिष्ट धारा मोटर में ध्रुवों की संख्या चाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डीसी जनरेटर में चालू शू पोल के साथ किस प्रकार बंधे जाते हैं? तो ये बांधे जाते हैं काउंटर शंक स्क्रूज से। इंडक्शन मोटर प्यारे दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इंडक्शन मोटर जो है मेरे प्यारे साथियों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियाँ निम्नलिखित द्वारा कम की जा सकती है। किसके द्वारा कम की जा सकती है हिस्टैरिसीस हानियाँ? तो ये स्टील लेमिनेशन का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके। लोड पर फेज अनुक्रम को उल्टा जा सकता है, हालांकि 3 फेज आपूर्ति का क्रम समान रहता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 में से किन्हीं 2 केबलों को आपस में बदलकर। नेक्स्ट है थ्री कला आपूर्ति कला अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए एक कला अनुक्रम मोटर का उपयोग किया गया था। वह आरबीवाई के रूप में सामने आता है। यदि 3 कला प्रेरण मोटर का इस आपूर्ति के साथ उसी क्रम में जोड़ा जाता है तो स्वाभाविक कार्य करने के इसका कला अनुक्रम क्या होना चाहिए? तो इसका कला अनुक्रम BYR होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाप शक्ति षड्यंत्र में यांत्रिक प्रवाह का एक वैध लाभ नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, चालन और रखरखाव की लागत कम होती है। बिजली के उपकरणों में लगी आग को बुझाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो सबसे उपयुक्त तरीका है ऑप्शन नंबर डी, वाष्पशीत तरल पदार्थों का उपयोग करना। एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधक में रंग कोड बाएं से दाएं नियमानुसार हरा, नीला, पीला, सुनहरा
प्रतिरोधक का अवरित प्रतिरोध और सहनशीलता ज्ञात करें। सहनशीलता ज्ञात करें, तो इसकी सहनशीलता हो जाएगी आपका 5,60,000 ओम ±5%। भू संक्रमण किसके लिए आवश्यक है? तो भू संक्रमण जो है उपयोगकर्ता और मशीनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सामान्य वायु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के भीतर का प्रतिरोध मान क्या होता? तो ये है जो है 1 किलो ओम होता है। निम्नलिखित में से क्या विद्युत विसर्जन दीपक लैंप का उदाहरण नहीं है? तो ये है आपका तंतु निर्वात नालिका। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो ये किस पदार्थ का प्रयोग होता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये जो होता है आपका 38 का ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम का। कैडमियम का। सब स्टेशन के लिए सिंगल बस बार आरेखन में वोल्टता रेटिंग का मान क्या होगा? तो ये होगा 33 kV। पिंजड़ी प्रेरण मोटर की तुलना में सर्पी वलय प्रेरण मोटर के निर्माण में मुख्यतः क्या अंतर है? तो यहाँ पे घूर्णक 3 फेज परिवेष्टन द्वारा कुंडलित होता है और स्टार हुआ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण केबल के भूदोष के स्थान का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह है मुरले लूप परीक्षण। बैटन होल्डर में प्लास्टिक शेड किससे बचने के लिए लगाई जाती है? तो प्लास्टिक शेड जो है बरसात का पानी से बचने के लिए लगाई जाती है। ओवरहेड और शॉर्ट सर्किट जैसी स्थितियों से बचने के लिए कम वोल्टेज वाले डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में किस प्रकार का फ्यूज उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका HRC फ्यूज उपयोग किया जाता है। वह वाइंडिंग जो कंप्यूटर के किनारे से देखने पर वामावर्त दिशा में अग्रेसित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहा जाता है। रिजर्व पावर का इस्तेमाल किस में होता है? तो रिजर्व पावर का इस्तेमाल जो है जनरेटिंग स्टेशन में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन DC पावर की तुलना AC पावर से करने के संबंध में सत्य नहीं है? तो नहीं है, तो कौन नहीं है? तो देखेंगे यहाँ पे, तो कौन नहीं है 46 का कौन नहीं है? तो ये जो है DC की तुलना में AC ट्रांसमिशन के दौरान पावर हानि अधिक होती है। नियंत्रक उपकरण के रूप में प्रयुक्त मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इनमें से किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये जो है ओवरलोड से सुरक्षा, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा, यानी कि 1 और 2 दोनों। भूमिगत रेल बिछाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये न्यूरल नेटवर्क द्वारा बिछाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से एक परिपथ विद्युत शक्ति को दूसरे परिपथ के समान आवृत्ति की विद्युत शक्ति में बदला जा सकता है? तो ये है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, विद्युत परिपथ को ट्रिप करने और बंद करने के लिए किस प्रकार के फ्यूज का प्रयोग किया जाता है? इन फ्यूजों में अत्यधिक बल के साथ साथ विस्थापन भी होता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है? तो इसका काम है जब मोटर 75% गति पकड़ ले तब प्रारंभिक कुंडलन को अलग करना है। उसके बाद है सर्वात्रिक मोटर किस पर चलती है? तो सर्वात्रिक मोटर जो है आपका प्रथम धन और द्वितीय धन की सप्लाई दोनों पर। आगे है मुख्य संपर्कों की तुलना में सहायक संपर्क के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो ये है कम करंट ले जाना। त्रिकला प्रेरण 3 फेज प्रेरण मोटर में तारा डेल्टा प्रवर्तक है। क्या प्रवर्तक है? तो ये परिवर्तन धारा और परिवर्तन बल आघूर्ण घटाता है। नेक्स्ट है एक 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या है? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या है? तो ये है आपका, देखते हैं यहाँ पे कि कह रहा है कि सेल्फ स्टार्टिंग है, आर्मेचर प्रतिक्रिया तथा ब्रश स्पार्किंग कम होती है,
क्योंकि कम्यूटेटर और ब्रश अनुपस्थित जो स्पार्क के कारण होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा सही विकल्प है। तो सेल्फ स्टार्टिंग है, ये सही है, सेल्फ स्टार्टिंग है। ये 2 नंबर भी सही है। और यहाँ पे कह रहा है कि निर्माण और गैर किफ़ायती और मजबूत है, ये भी सही है। इसका रख रखाव आसान है, ये भी सही है। निर्माण में किफ़ायती और मजबूत है, ये नहीं है, ये आपका है, ये है, ये जो है 3 नंबर नहीं होगा, 3 नंबर गलत है इसका। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं आगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रति फेज प्रति पोल कुंडलियों की संख्या बराबर होती है, किसके बराबर होती है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर ए, कुल क्वाइल्स संख्या बटा फेजों की संख्या गुने पोल की संख्या। यहाँ पे 7 नंबर में कह रहा है कि यदि खाँचे का कोण 30 डिग्री अक्षांश हो, खाँचे का कोण 30 डिग्री अक्षांश हो और मुख्य कुंडलन का खाँचा संख्या 1 से प्रारंभ होती है, तो प्रारंभिक कुंडलन क्या होगी? तो ये प्रारंभिक कुंडलन का इसका होता है, आपका फॉर्मूला होता है 90/30। तो इसको घटाते हैं तो ये 3 होता है, और जब ये 1 से शुरू होता है तो प्लस में 1 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ कह रहा है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र को पहले आवेशित किया जाता है, तत्पश्चात एक पैरा वैद्युत प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दी जाती है। निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो इसमें जो हो जाएगा ऊर्जा जो है अपरिवर्तित रहती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यहाँ पे देखेंगे दिया गया चित्र में, यहाँ पे तो इसमें देखिएगा इसका जो है आपका इसका फॉर्मूला होता है 9 × 3/9 + 3। तो 9 कहाँ से आ जाएगा? तो 9 जो है इसका ये नहीं था। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथ में संधारित्र C का आवेश चार्ज क्या है? तो C का आवेश चार्ज जो है आपका C का आवेश चार्ज जो है C पर आवेश चार्ज से कम। आगे है, यदि विद्युत क्षेत्र में 2 प्लेटों के बीच कोई पैरा वैद्युत रखा जाए तो क्षेत्र क्षमता क्या होगा? तो क्षेत्र क्षमता जो होगा घट जाएगा। क्षेत्र क्षमता क्या होगा? घट जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि 1100 के एक प्रतिरोध, 200 के एक संधारित्र और एक परिवर्तित प्रेरक से मिलकर बना एक श्रेणी RLC परिपथ 250 वोल्ट हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा है, तो अनुनाद पर प्रेरक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रेरक का मान क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा मान आपका दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रत्यावर्ती तरंग रूप में मध्य मूल मान कितनी होगी? तो मध्य मूल मान जो हो जाएगी इसकी तरंग रूप में आयाम पर निर्भर होता है। 13 कह रहा है कि 4 पोल 800 RPM की दर से घूमने वाला अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आवृत्ति क्या होगा? उत्पन्न आवृत्ति जो होगा क्या होगा? तो यहाँ पे उत्पन्न आवृत्ति जो होता है आपको पता है कि NS बराबर 120 F/P होता है। तो यहाँ पे देखिएगा NS दिया हुआ है 1800 और 120 F दिया हुआ है 4, F नहीं दिया हुआ है, और पोल की संख्या दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे ये कट जाएगा 3 बार में, इसको 3 बार में कटा देंगे तो ये 60 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। 14 का कह रहा है कि एक अल्टरनेटर्स में 8 पोल शायद 250 RPM से चक्कर लगाता है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? तो यह भी उसी तरह होगी, इसकी भी आवृत्ति NS बराबर 120 F/P हो जाएगा। तो NS आपका 250 दिया हुआ है, तो 120 गुने F दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, पोल दिया हुआ है,
तो इसको कटा देंगे 15 बार में, तो ये 250/15 कटाएंगे तो 5 से 3 बार में, 5 से 50 बार में, 50/3, 50/3 यानी कि 16.2/3 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1.5 के प्रतिरोध वाले परिपथ में 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति क्या होगा? तो प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति होता है P बराबर होता है V²/R। तो V जो है आपका 150 है, तो 150 गुने 150/R जो है 1.5, इसको कटा देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 बार में, यानी कि 15/30 आपका हो जाएगा वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर 15 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 16 में 1500 वाट के हीटर द्वारा 4 घंटे चलने पर खर्च क्या होगी? तो 4 घंटा चलेगा, तो यानी कि 1500 गुने 4 करेंगे, इसको यूनिट में बदलने के लिए 1000 से कर देंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 2 दूनी और ये 5 दूनी, 5 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 6 यूनिट जो है हमारा बिजली खपत होगा। आगे देखते हैं 1700 वाट की विद्युत स्थिति द्वारा खपत की गई 500 वोल्ट की विद्युत स्थिति द्वारा खपत की गई ऊर्जा से क्या होगी? तो देखिए 1000 द्वारा खपत की गई, ये 1000 वाट और यहाँ पे 500 वाट, तो ये जो है 1000 का भी खपत ज़्यादा होगा। तो कह रहे 500 वाट की विद्युत स्थिति द्वारा खपत की गई ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा अधिक होगी, से अधिक होगी, ये ऊर्जा से अधिक होगी, ये वाला ऊर्जा अधिक खपत करेगा। बड़ा निम्नलिखित में से कौन सा नियम करंट वहन करने वाली तार को 2 लूपों द्वारा अनुभव बल से संबंधित है? तो अनुभव बल से संबंधित है कौन है? तो यह है एम्पियर नियम। अब कह रहा है कि 5 एम्पियर मीटर के संयोजी प्रचालन में 10:5 ट्रांसफर प्रयुक्त किया जाता है। यदि ट्रांसफार्मर में 3.5 एम्पियर पाठ्यांक बताता है तो लाइन धारा क्या होगी? तो लाइन धारा जो हो जाएगी इसका 70 हो जाएगी। नेक्स्ट है पूर्ण लचीला केबल को मजबूत बनाने के लिए किसकी ढका जाता है? उसकी ढका जाता है, क्या ढका जाता है? तो ये आपका आयरन की पट्टी से, कवच से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोनों से। यदि कोई पतले केबल्स को एक साथ स्थापित करना हो तो उपयुक्त विधि क्या है? तो उपयुक्त विधि है उपयुक्त किसी भी विधि से स्थापित करना, यानी कि केबल को रेशवे में स्थापित करना, केबल को स्लीव में स्थापित करना, केबल को पीवीसी में लपेटना, किसी भी विधि में। यदि एक डीसी जनरेटर में के ब्रश होल्डर को रॉकर के विद्युतरोधी किया जाए तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा यंत्र में कंप्यूटर पर भारी स्पार्किंग होगी। यह कह रहा है कि एक शंट जनित 250 वोल्ट टर्मिनल विभवांतर के 195 एम्पियर प्रदान करता है। तो आर्मेचर प्रतिरोध शंट क्षेत्रफल का इतना ओम है और 50 ओम है, तो जनित विद्युतवाहक बल का मान क्या होगा? तो इसका विद्युतवाहक बल का मान हो जाएगा 254 वोल्ट। वाइंडिंग के किस परीक्षण के लिए खोजी कुंडली विधि अपनाई जाती है? खोजी विधि अपनाई जाती है तो ये होती है पोल की ध्रुवता के लिए। यहाँ कह रहा है कि अगर पोल पिच 8 है और पोलों की संख्या 8 हो तो आर्मेचर स्लॉटों की संख्या क्या होगी? तो आर्मेचर स्लॉटों की संख्या जो होगी ये जो होती है गुने होती है पोलों की संख्या गुने स्लॉटों की संख्या, यानी कि 64। डीसी शंट मोटर में उत्पादित बल आघूर्ण अनुपातिक होता है, किसके अनुपातिक होता है? तो ये आर्मेचर धारा के। 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल शंट एवं कंपाउंड मोटर दोनों में, शंट एवं कंपाउंड मोटर में। किसी डीसी मशीन में निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक पोल के बीच चुंबकीय परिपथ को पूर्ण करता है? तो ये है योक। सिलिकॉन स्टील का उपयोग किस हानियों को कम करने के लिए किया जाता है? तो किस हानि को कम करने के लिए? तो ये जो होती है शैथिल्य हानि को। विद्युत लेपन में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? तो ये जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक और विद्युत की मात्रा के। गीजर के बाहरी आवरण और भीतरी आवरण के बीच कौन सी
सामग्री उपयोग की जाती है। तो कौन सी सामग्री? तो ये ग्लास बुल। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश 230 वोल्ट सिंगल फेज लाइन तथा 3 फेज 400 वोल्ट लाइन जो विभिन्न घरेलू उपभोक्ताओं तथा उद्योगों को पावर सप्लाई करती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। 33 कह रहा है कि क्या कारण है कि कंडक्टर का AC प्रतिरोध DC प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है? तो क्या कारण है? तो ये कारण है स्किन प्रभाव, निम्न वोल्टता, यानी कि ये दोनों। इंसुलेशन परीक्षण किस लिए धारा का प्रयोग किया जाता है? किस लिए? तो ये डिस्ट धारा के लिए। निम्नलिखित में से किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता है? किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता है? तो ये जो होता है, आप किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपका स्टेनलेस स्टील का। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है? विस्फोट होने की संभावना किस में नहीं होती है दोस्तों? तो ये होती है आपका ठोस ईंधन में। ठोस ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक पास स्थित होता है विद्युत केंद्र के। किसके? विद्युत केंद्र के। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तब क्या होता है? तो गुजरता है तो वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। अस्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? तो 2 भागों में तोड़ा जाएगा तो प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। 10 पोल वाली तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति क्या होगी? जबकि तो इसका भी NS यानी कि 120 गुने 50 अब बाटा में 10 कटा देंगे तो 12 पचे 60, 60 पर 12 पचे 60 और ये 0, 2 गो 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6000 RPM। 6000 RPM आ जाएगा। ये 600 दिया हुआ है। समकालिक गति मोटर रोटर की अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग स्लिप कहते हैं। तीव्र गति प्रत्यावर्तियों में आमतौर पर होता है। क्या होता है? तो ये बेलनाकार रोटर होता है। उत्पादन केंद्रों द्वारा अल्टरनेटर की स्पीड को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? तो ये गवर्नर द्वारा। कह रहा है कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 400 प्राथमिक 1000 द्वितीयक टर्न होते हैं। कोर और शुद्ध काट क्षेत्र 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि प्राथमिक घुमाव 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो कोर में प्रवाह घनत्व के चरम मान को ज्ञात करें। तो चरम मान जो हो जाएगा इसका 44 का ऑप्शन नंबर बी। 3 फेज 50 हर्ट्ज 11000/350 वोल्ट डेल्टा स्टार 300 kVA कोर टाइप ट्रांसफार्मर का कोर 0.05 वेव फ्लक्स के साथ संचालित होता है। प्रति मोड़ विद्युत वाहक बल की गणना करें। तो प्रति मोड़ विद्युत वाहक बल होता है आपका 11.1 वोल्ट। निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसफार्मर यूनिट की तुलना में आउटपुट को कम कर देता है? तो कौन कर देता है? तो यह अपचाई ट्रांसफर। यदि एक तुल्यकालिक मोटर सामान्य उद्दीपन के साथ चल रही है तो लोड बढ़ने का परिणाम क्या होगा? तो लोड बढ़ने का परिणाम जो है आर्मेचर धारा में वृद्धि और शक्ति घटक में कमी होगा। यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू होती है लेकिन पूर्ण बाल आघूर्ण विकसित नहीं कर पाती है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका संभावित कारण जो हो सकता है आपका, इसमें से कोई भी एक हो सकता है। एक सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र प्रारंभ मोटर लगी है, स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है। यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दिया जाए तो वह चलने लगती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि खुला धारक है। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने से विपरीत की जा सकती है? क्या बदलने से विपरीत की जा सकती है? तो ये जो हो जाएगी आपका गतिशील कुंडलन और आरंभ